જ્યાં સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લીધો હોય અને પછી એ સ્થળ ઉપર જ શીખવાડવાના વિષયમાં કંઈ બોલવાનું હોય ત્યારે એટલી બધી ખુશી થાય એ ખુશીને શબ્દોમાં ઢાળવી ખરેખર મુશ્કેલ છે, પણ આજ ખૂબ સુંદર પ્રયત્ન કર્યો. અને હમણાં જ જોએ ઘટનાને રજૂ કર્યું છે એવી ગૌતમી વિદ્યાલય અમરોલીની વિદ્યાર્થીઓને પણ આ જ ખુશી અહીંયા મહેસૂસ થતી હશે આપ સૌની સમક્ષ ઘટનાગીત રજૂ કરતા. એકવાર એમને માટે પર યાદ કરીને તાળીઓ પાડી દઈએ. જેનો શતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે એ સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટી તેમજ સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટી દ્વારા શિક્ષા એવં વિજ્ઞાન વિષય પર તારીખ 30/6/2012ના રોજ એક સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે તે જાણીને આનંદ થયો. શિક્ષણ પદ્ધતિમાં જીવન મૂલ્યોના રોપણ સાથે યુવા પેઢીને શિક્ષિત, રાષ્ટ્રપ્રેમી, સંવેદનશીલ, સેવાભાવી, સ્વાવલંબી અને શાલીન બનાવવાના ઉદ્દેશ સાથે 450 પ્રોફેસરો અને મહાનુભાવોની હાજરીમાં યોજાઈ રહેલ આ સંમેલનમાં મુખ્ય વક્તા તરીકે દેવ સંસ્કૃતિ વિશ્વવિદ્યાલય હરિદ્વારના ઉપકુલપતિ અને પ્રમુખ તરીકે ડૉક્ટર શ્રી ચિન્મય પંડ્યા ઉપસ્થિત રહેનાર છે. આ સંમેલનની દૈવ વિશેષતા ગણાવી શકાય. કાર્યક્રમની સફળતા માટે શુભેચ્છાઓ સાથે આયોજકોને હાર્દિક અભિનંદન પાઠવું છું. તો હવે આપણે સૌને સાંભળવા માટે બહુ જ ઉત્સુક છે, અધીરા બની રહ્યા છે એવા ડૉક્ટર શ્રી ચિન્મય પંડ્યા આપશ્રીને વિનંતી કરીશું આપના વક્તવ્ય માટે. આપણે વક્તવ્ય તો સાંભળીશું જ, પણ એ પછી તાળીઓ પણ પાડીશું અભિનંદન રૂપે. એકવાર તેમને માટે તેમના સ્વાગત માટે અહીંયા થોડી सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ उपस्थित मंचासीन डॉक्टर पटेल, वर्तमान कुलपति गुजरात यूनिवर्सिटी डॉक्टर मेहता, सभी अध्यापक, शिक्षकगण, दिया एवं गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण और वो प्यारे प्यारे बच्चे जिनने अभी इतना बढ़िया गीत प्रस्तुत किया, उन सबको अभिवादन करके अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगा. पंड्या हूँ आणि गुजराती समस्त शकतो पर बोल तो शकतो नहीं. तो अभी मुझे क्षमा करिएगा, उत्तर भारत में पला बड़ा हूँ तो हिंदी बोलूँगा. समझ में सब कुछ गया जो आप लोगों ने बोला, इतनी बढ़िया गुजराती नहीं बोल पाऊँगा तो हिंदी में अपनी बात करूँगा. मित्रों, शिक्षा की दृष्टि से देखें तो आज इतिहास की सड़कों पर चलते चलते हम लोग एक अपरिचित से चौराहे पर आकर के खड़े हो गए. एक ऐसा चौराहा जिसके आगे का सफर हमें खुद मालूम है. कभी कभी जिंदगी में ऐसे अजीब से क्षण आते हैं जब हमने एक विशेष उद्देश्य को लेकर के यात्रा शुरू करी होती है और एक लंबा सफर तय भी कर लिया होता है, और तब जाकर के पता चलता है कि रास्ता तो सिरे से गलत था. जाना तो था हमें अमृतसर और ट्रेन में मैसूर भी पकड़ ली. अब क्या है? दुविधा की एक कहानी, असमंजस की एक कहानी, विषमताओं की एक कहानी और कंफ्यूजन की एक कहानी हमारे समाज की शिक्षा और विद्या की कहानी है. विद्या के धोखे में आकर जब हम अपने बच्चों का जीवन प्रारंभ करते हैं और ध्येयहीन, मूल्यहीन, आदर्शहीन, संस्कारहीन और लक्ष्यहीन नजर आता है, तब हम अपने आप को उसी अपरिचित से चौराहे पर पाते हैं जिसका जिक्र मैं भी आपसे कर रहा था. मैं आपसे बात कर रहा हूँ शिक्षा और विद्या के मूलभूत अंतर की, दोनों के बीच के फंडामेंटल डिफरेंस की, दोनों के बीच की बुनियादी भिन्नता की. यदि दोनों के अंतर हमारी आंखों के सामने स्पष्ट नहीं होंगे, यदि दोनों के लक्ष्य और उद्देश्य हमारे सामने साफ साफ नहीं होंगे, दोनों के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हमें बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम उल्लू को मोर, मोर को उल्लू, गधे को घोड़ा, घोड़े को गधा, शिक्षा को विद्या, विद्या को शिक्षा समझते रहेंगे और हमारी शिक्षा पद्धति उज्जित, उच्छृंखल और अनैतिक नागरिक पैदा करती रहेगी और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच का दोष होगा. आने चाहिए थे, आदर्श सीख करके आने चाहिए थे, अच्छी बातें सीख करके आनी चाहिए थी, विद्या सीख करके आनी चाहिए थी, और बच्चा वहां से गालियां सीख करके आ रहा है तो हमसे कहीं ना कहीं कुछ गलती तो हो गई. तो मैं पहली बात आपसे करना चाहूंगा कि आपकी शिक्षा और विद्या में अंतर है तो है क्या? और यदि हमें इन दोनों के अंतर को महसूस करना हो तो हमें अपने मनुष्यता के निकट के इतिहास पर नजर दौड़ानी होगी. यूँ कहने को तो पिछले 200 वर्षों में हमने अनेकानेक परिवर्तन किए, अनेकानेक परिवर्तन हुए, पर जो परिवर्तन हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष है वो है विज्ञान और तकनीकी का अभ्युदय, साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट. जितना डेवलप
कॉन्सिक्वेंस साइंस और टेक्नोलॉजी का इन लास्ट 2 सेंचुरीज में हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। गजब गजब के चमत्कार हम लोगों ने किए, धरती पर ही नहीं किए, अंतरिक्ष में किए, समुद्र के अंदर किए, हिमालय के ऊपर किए, धरती के गर्भ में किए। सृष्टि का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां पर हमने विज्ञान और तकनीकी को ले जाकर के न बिठा दिया। और इसके बावजूद हमारे अंतर्मन खोखले हैं, इसके बावजूद हम अपने आप को संतुष्ट नहीं पाते, इसके बावजूद हम अपने आप को पूर्ण नहीं पाते, इसके बावजूद हम अपने आप को इनकम्प्लीट पाते हैं। क्योंकि जब किसी पे ज्यादा भरोसा कर लिया जाए और उस पर निगरानी न रखी जाए तो वो घोड़ा कब बेकाबू हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। यही कहानी आज के समय में विज्ञान और तकनीकी की है। आज के समाज को देखिए, वो परमाणु जो ऊर्जा बना सकता था वो बम बनाता है, वो आग जो लोगों के घर में खाना पका सकती थी वो लोगों के घर जलाती है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी जो एक नई दुनिया का निर्माण कर सकती थी वो लोगों के घर उजाड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने यंत्रों के ऊपर तो मेहनत करी और यंत्र चलाने वाले के ऊपर मेहनत नहीं करी। आज का समाज देखा है आपने, आज का आप लोग समाज के मूर्धन्य पढ़े लिखे प्रतिभाशाली लोग, आज के समाज को देखिए, आदमी कितना टूटा परेशान और बेचैन नजर आता है, परिवार कितने बिखरे हुए नजर आते हैं, समाज कितना डिसइंटीग्रेटेड और फ्रैक्चर्ड नजर आता है। ऐसी स्थिति के लिए सिर्फ विज्ञान और तकनीकी दोषी नहीं है, वो दोषी नहीं है, दोष है तो हमारा चिंतन। इसके लिए कोई कसूरवार है तो हमारा चिंतन कि हमने इतनी मेहनत यंत्रों को बनाने के लिए करी, इतनी मेहनत टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए करी, इतनी मेहनत नई चीजों को खोजने के लिए करी, पर उनको चलाने वाले के ऊपर उतनी मेहनत करी होती है, उसके अंदर इंसानियत भरी होती है, उसके अंदर ईमानदारी भरी होती है, उसके अंदर मानवता भरी होती है, उसके अंदर ह्यूमैनिटी भरी होती है, उसके अंदर एक आत्मीयता की भावना भरी होती है, तो आज हमें ये दिन देखने को न मिलते हैं। और हमारी सोच का यही अंतर है, हमारी सोच का ये बुनियादी डिफरेंस शिक्षा और विद्या का अंतर है। ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती और शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता। तो मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी संस्कृति के अंदर ऐसा है, बल्कि ये कह रहा हूँ कि शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता। शिक्षा क्या है? शिक्षा वो है जो आज स्कूलों कॉलेजों में हमें देखने को मिलती है, शिक्षा वो है जो हमें साक्षरता देती है, शिक्षा वो है जो हमें डिग्रियां देती है, शिक्षा वो है जो हमें सर्टिफिकेट देती है, शिक्षा वो है जो पैसे के दम पर बढ़ती है और संपन्नता वैभव के सहारे ऊपर उठती है। और विद्या है सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वो जो हमें मुक्ति प्रदान करे, विद्या वो जो हमें साक्षरता नहीं सार्थकता प्रदान करे, विद्या वो जो पैसे के नहीं त्याग के सहारे बढ़े और बलिदान के सहारे आगे बढ़े। आज की तारीख में जो शिक्षा पद्धति हमें मिली वो मैकॉले से मिली, अंग्रेजों से मिली, वसीयत में मिली, और उसका उद्देश्य बिल्कुल सीधा साधा था, सरल था कि उनको काम चलाओ, कम दरों पे काम करने वाले क्लर्क मिल जाएं। इससे ज्यादा उस शिक्षा पद्धति का उद्देश्य नहीं था। पर वहां से तो हम लोगों का इतिहास नहीं आया है, वहां से तो हम लोगों ने विरासत नहीं ली है, वहां से तो हम लोगों की समृद्धि नहीं आई। यदि हमें विद्या का सही अर्थ जानना हो तो हमें अपने अतीत में जाकर के यात्रा करनी होगी, हमें अपने इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, और हम तब पाएंगे कि हमारे विद्या देने की जो प्रक्रिया थी, विद्या देने का जो तरीका था वो गुरुकुलों से आया। वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, सांदीपनि, चाणक्य, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये लोग वो थे जो समाज के श्रेष्ठतम व्यक्तित्व थे, जो समाज की क्लीन हुआ करते थे, वो लोग विद्या देने का काम किया करते थे। आपके पास पैसे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कारोबार चलाइए, आप किराने की दुकान खोलिए, आप बिजनेस करिए, आपका जो मन है वो करिए, और शिक्षा के क्षेत्र में मत आइए। शिक्षा का क्षेत्र सिर्फ उन लोगों के लिए सुरक्षित था जो अपने आचरण से दूसरों को सिखा सकते थे। आचार्य वो कहलाते थे जो अपने आचरण से दूसरों को सिखाने की हिम्मत रखते हो, साहस रखते हो, क्षमता रखते हो। हर एक के पास शिक्षा देने का काम नहीं था। शिक्षा समाज के श्रेष्ठतम व्यक्तित्वों के लिए सुरक्षित थी। पूरे भारतवर्ष में एक समय में 2 ही गुरुकुल थे, वशिष्ठ का और विश्वामित्र का। सांदीपनि का गुरुकुल तो यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं था जहाँ भगवान कृष्ण गए। तो ये समाज के श्रेष्ठतम व्यक्तित्व थे। आज उल्टा हो गया है, आज आपके पास पैसे हैं तो आप आइए, आप यूनिवर्सिटी खोलिए, आप स्कूल खोलिए, आप कॉलेजेस खोलिए। एक समय में ये कार्य सिर्फ समाज के श्रेष्ठतम व्यक्तित्वों के लिए सुरक्षित था। आपको उदाहरण देकर के बताता हूँ, स्वामी श्रद्धानंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्वामी श्रद्धानंद ने कोई 100-125 वर्ष पूर्व हरिद्वार जहाँ हम रहते हैं वहां से 20-25 किलोमीटर दूर कांगड़ी नामक गांव में एक विश्वविद्यालय खोला, और उनके मन में ये सोच थी कि हम ऐसे यहाँ से विद्यार्थी निकालें जो समाज को सही दिशा दे सकें, जो समाज को सही रास्ते पर ले जा सकें। और इस सोच के साथ उन्होंने अपना पुश्तैनी मकान बेच डाला। बेच करके उनको जो पैसे मिले उससे उन्होंने झोपड़ियों के अंदर
एक विश्वविद्यालय की शुरुआत करी। जिसने देखा उसने हंसी उड़ाई, सब झोपड़ियों में भी कोई विश्वविद्यालय खोलता है, विश्वविद्यालय में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उनमें तो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। श्रद्धानंद ने कहा कि हम पैसों के सहारे विश्वविद्यालय नहीं चलाएंगे, हम मूल्यों, संस्कारों, आदर्शों, सिद्धांतों के सहारे चलाएंगे। यदि हमारे यहाँ से अच्छी विद्या जाएगी, यदि हमारे यहाँ से अच्छे पढ़ाने वाले जाएंगे, तो हमारा विश्वविद्यालय इनकी वजह से जाना जाएगा। और वो विश्वविद्यालय जिसका नाम गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय है, वो अपनी इमारत की वजह से नहीं जाना गया, बल्कि वो इन्हीं नामों की वजह से जाना गया। वो जाना गया सत्यकेतु विद्या लंकार की वजह से, वो जाना गया इंद्रसेन विद्या वाचस्पति की वजह से, वो जाना गया रामगोपाल विद्यार्थी की वजह से, वो जाना गया रामानुज द्विवेदी की वजह से, वो जाना गया श्रीधर द्विवेदी की वजह से, क्योंकि वहां से समाज को हिला देने वाले व्यक्तित्व निकले। विद्या का यही काम हुआ करता था। विद्या का काम था इंस्पिरेशन, मोटिवेशन नहीं, इंस्पिरेशन, कि आप दूसरे के जीवन को छू डालें, उसके व्यक्तित्व को अंदर से हिला डालें। आपके व्यक्तित्व के अंदर इतना दम हो कि दूसरे को आपके पास बैठ करके शिक्षा लेने की आवश्यकता ही न रह जाए। वो आपके पास आए, आपके जीवन को देखे, आपकी बातों को सुने और यहीं पे उसका जीवन बदल जाए। ये विद्या का जो है अर्थ हुआ करता था। हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना है आपने? हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के बड़े प्रसिद्ध फकीर हुए। मैं नहीं जानता कि कौन थे उस समय सुल्तान, शायद इब्राहिम लोधी थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, पर अलाउद्दीन खिलजी की बुआ हजरत निजामुद्दीन के पास आया करते थे और हजरत निजामुद्दीन जो थे वो इसी तरीके का स्कूल चलाया करते थे। इब्राहिम लोधी को लगता था कि वो उनके समाज की नीति नियमों के अनुसार नहीं चल रहा, तो इब्राहिम लोधी ने अपनी बुआ से कहा कि साहब आप वहाँ मत जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, वो तो बड़े प्रसिद्ध फकीर है, मैं उनके पास जाऊंगी। तो इब्राहिम लोधी ने क्रोध में आकर के हजरत निजामुद्दीन के ऊपर हमला बोल दिया। उस समय आगरा भारत की राजधानी हो, तो निजामुद्दीन बोले हनोज दिल्ली दूरस्थ, हनोज दिल्ली अभी दूर है। वहीं से दिल्ली अभी दूर है की कहानी शुरू हुई और अगले दिन का सूरज होने से पहले उसकी सेना पहले ही पलायन कर गई। ये उनके व्यक्तित्व का दम था, ये उनके व्यक्तित्व का दम था, उनके आचरण का दम था कि उनने समाज को हिला करके रख दिया। और बताऊं आपको, पंडित हीरालाल शास्त्री का नाम सुना है आपने? हीरालाल शास्त्री जब 26 वर्ष के थे तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं, बाकी लोगों ने कहा आप दूसरी शादी कर लीजिए, उन्होंने कहा मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मैं उस गांव में जाऊंगा जहाँ से मेरी पत्नी आई थी और उनके पढ़ने लिखने का बड़ा मन था, मैं उस गांव में जाकर बच्चियों को पढ़ाऊंगा। और हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली जहाँ पर है वहाँ पर जाकर एक पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी खड़ी करी और बच्चियों को पढ़ाना शुरू करा। 4 बच्चियों से उन्होंने पढ़ाई शुरू करी, 4 बच्चियों से पढ़ाई शुरू करी और देखते देखते जब लोगों को पता चला कि इस आदमी के व्यक्तित्व में दम है, इस आदमी की बातों में वजन है, इस आदमी के अंदर श्रद्धा है, समर्पण, विश्वास है, तो वहाँ पर वनस्थली विद्यापीठ निकला, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी निकली महिलाओं की, जहाँ पर एक से एक बढ़िया चीजें वहाँ पर सिखाई जाती है, क्योंकि उनके सोच में, उनके चिंतन में एक संकल्प था। इसी को कहते हैं विद्या। विद्या है व्यक्तित्व। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिक्षा पूरी तरह से विलन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिक्षा पूरी तरह से गलत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शिक्षा अपने आप में अपूर्ण है। मैं उसकी कमियां नहीं निकाल रहा, मैं उसकी इनकम्प्लीटनेस बता रहा हूँ। शिक्षा हमारे लौकिक जीवन में व्यवस्था के लिए आवश्यक है। हमारे बाहरी जीवन में जो सुव्यवस्था आती है, रोजगार आता है, शिक्षा आती है, ये सब शिक्षा के माध्यम से आती है। पर हमारे आंतरिक जीवन में जो विकास आता है, हमारे अंदर से जो गुणों का विकास होता है, हमारे अंदर से जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वो विद्या से होता है। हमारे अंदर जो आकांक्षाओं, मान्यताओं, सिद्धांतों का निर्माण होता है, वो विद्या से होता है। आज हमने शिक्षा को तो बहुत विकसित किया पर विद्या को उपेक्षित कर दिया। आज जरूरत है कि हम लोग, खासकर आप लोग जो कि अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, जो समाज की रीढ़ हैं, आप लोग एक ऐसे संकल्प का यहाँ से उदय करें कि जो विद्यार्थी आपके पास आए वो एक नया जीवन, नया व्यक्तित्व, नई दिशा, नया धारा लेकर के जाए। यही है विद्या। यदि हमारे देश में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 53% हो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 53% हो और 15 साल से नीचे के बच्चों में मोबाइल फोन का यूज 61% हो, तो हम लोगों से कहीं ना कहीं कोई गलती तो हो रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं पर मोबाइल चलाना सीख रहे हैं, तो हम लोगों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो हो रही है। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि विद्या को बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को डॉक्टर मत बनाइए, बच्चों को इंजीनियर मत बनाइए, बच्चों को अकाउंटेंट मत बनाइए, बच्चों को लॉयर मत बनाइए। सब कुछ बनाइए पर उन्हें अच्छा इंसान भी तो बनाइए, तब उनके चिंतन में एक नई सोच हो, नई दिशा हो, नई धारा हो, नया दर्शन हो। मित्रों, इसी सोच के साथ जिस विश्वविद्यालय से मैं आया हूँ वहाँ पर
मेरी सोच में इस सदी के सबसे बड़े विचारक ने, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने एक विश्वविद्यालय की शुरुआत करी। एक ऐसे विश्वविद्यालय की जो अपने आप में बड़ा अभिनव, अपने आप में बड़ा अनूठा, अपने आप में अपने तरीके का पहला प्रयोग है। ये विश्वविद्यालय ऐसा है कि जब इसको स्टेट ऑफ उत्तराखंड की लेजिस्लेशन में लाया गया तो सामान्य क्रम में क्या होता है कि जब कोई विश्वविद्यालय आता है तो हर कोई उसमें दोनों तरीके के पक्ष के लोग उसमें बहस रखते हैं कि इसको मान्यता दी जाए कि ना दी जाए। तो यह है कि समाज उनकी शिक्षा के लिए कंट्रीब्यूट करे, समाज मिलकर के उस बच्चे के जीवन में संस्कारों को लाने के लिए कंट्रीब्यूट करे, अनुदान दे और मेहनत करे। और इसके बदले में बच्चा क्या करे? इसके बदले में बच्चा क्या करे? क्योंकि उसको तो सब्सिडाइज एजुकेशन मिल रही है, इसके बदले में वो समाज को लौटाए। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं, अभी हम लोग यहाँ 15 फैकल्टी चलती हैं और हर साल 1100 के करीब विद्यार्थी उसमें पढ़ते हैं। इट इज ए फुली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, पूर्णतः आवासीय है। तो जितने हम लोग पे आवास होते हैं उतने ही बच्चों को एडमिशन देते हैं। वो सारे के सारे बच्चे अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद 3 महीने के लिए नेसेसरी रूप से समाज में जाकर के इंटर्नशिप करते हैं, समाज में जाते हैं, फ्री में काम करते हैं। आप एजुकेशन के बच्चे, आप 3 महीने फ्री स्कूल में पढ़ाइए। आप कंप्यूटर के बच्चे हैं, आप 3 महीने फ्री प्रोजेक्ट डेवलप करिए। आप एनिमेशन के बच्चे हैं, 3 महीने फ्री प्रोजेक्ट डेवलप करिए। समाज ने आपको दिया है, समाज ने आपके एजुकेशन को बना करके दिया है, आप समाज को वापस लौटाइए। इस सिद्धांत के साथ इस विश्वविद्यालय की शुरुआत करिए। और वहाँ पर अनूठे प्रयोग है। अनूठा प्रयोग यह है कि अपने आप पहली फुली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, और भी फुली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, पर यह है कि वहाँ पर गुरुकुल परंपरा को प्रेशर दिया गया है। हम पे इस हर सेमेस्टर में, न्यू सेमेस्टर में करीब 600 के करीब विद्यार्थी एडमिट होते हैं और 350 के करीब की हमारी फैकल्टी है। तो हर 2 बच्चों के ऊपर एक टीचर वहाँ पर है। उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि बच्चे को पूर्णतः जितना भी उसको अटेंशन चाहिए उसके विकास के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए, उसको आगे प्रेशर देने के लिए, वो सब उसको मिल सके। तीसरा, उसको बनाने के पीछे का उद्देश्य है कि जिस शिक्षा विद्या की मैं बात कर रहा हूँ वो उस बच्चे के जीवन में दिखाई पड़े। यदि हम सिर्फ बोले और करके ना दिखाएं तो ऐसे कहने से कोई फायदा नहीं। तो उसको हम कैसे करते हैं? उसको हम ऐसे करते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय की कोई भी फैकल्टी, योग की भारत की सबसे बड़ी फैकल्टी जो संस्कृत विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी है, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर है, एनिमेशन है, एजुकेशन है, होलिस्टिक हेल्थ है, आयुर्वेद है, बहुत सारे डिफरेंट फैकल्टी है। पर आप किसी भी फैकल्टी के हो, हर बच्चे के लिए पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट का, लाइफ मैनेजमेंट का मॉड्यूल अटेंड करना आवश्यक है। किसी भी मॉड्यूल में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्तित्व परिष्कार का मॉड्यूल आपको अटेंड करना आवश्यक है। वो कैसे? वो 3 चरण में आप जो कर रहे हैं उसको करके दिखाइए। आपने कहा कि हम व्यक्तित्व परिष्कार हुआ, हमारे जीवन में कोई अच्छा चिंतन आया, आप गाँवों में फ्री काम करके दिखाइए, करके दिखाइए। क्लासरूम की पढ़ाई की बात नहीं करते, बल्कि समाज में जाइए और करके दिखाइए कि हमने समाज में जाकर के कोई कंस्ट्रक्टिव चेंज लाया। हमारे यहाँ बच्चे इंटर्नशिप में भारत के 9000 सेंटर्स में गए, जम्मू कश्मीर तक गए, अरुणाचल प्रदेश तक गए, कन्याकुमारी तक गए, गुजरात में आए। आपके हर वर्ष आते हैं इंटर्नशिप में बच्चे काम करने के लिए। ये वो बच्चे हैं जिन्हें समाज में जाकर के सार्थक प्रयास किए और उसके रिजल्ट को निकाल करके लेकर गए। मैं कल्चरल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल वैदिक कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन योग, कल्चर एंड आयुर्वेद, उन चारों की सोवेनियर्स यहाँ आप लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। विश्वविद्यालय का प्रोस्पेक्टस भी यहाँ आप लोगों के देखने के लिए मौजूद है। मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप लोग समय निकाल करके हरिद्वार आए तो इस विश्वविद्यालय में जरूर आए। आप लोग एक विद्या का अनुभव प्रयोग वहाँ पर देखेंगे और ये पाएंगे कि आप लोग अपने घर आ गए। मैं इससे अलावा कुछ नहीं कहूँगा। आपको लगेगा कि आप लोग अपने घर में घूमने के लिए आए और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रूप में तो ये है ही, पर आपको अपना घर लगे, आपको अपने लोगों के बीच में अपनापन लगे, तो हम लोगों का यहाँ पर आना और आप लोगों को बुलाना सार्थक हो जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूं। धन्यवाद।